नमस्कार दोस्तों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अपनी लिखी कहानी लग्जरी वाली धूप। दोस्तों, जिन जगहों पर बहुत ठंड पड़ती है वहां सर्दियों की धूप का अलग ही महत्व होता है। जिन्होंने इस धूप का आनंद लिया है वे ही समझ सकते हैं उस सुख को। पहले धूप आसानी से मिलती थी, लोगों के पास वक्त भी हुआ करता था। अब तो धूप का मिलना मुश्किल हो गया है। साथ ही लोगों के पास ना तो वक्त है धूप में बैठने का और ना ही दिलचस्पी। पर जो पीढ़ी हमेशा से सर्दियों की धूप का आनंद लेती आई है वह आज भी इस सुखद एहसास को जीने के लिए उत्सुक रहती है। कुछ ऐसी ही बातें पाएंगे आप मेरी इस कहानी में। तो आइए सुनते हैं कहानी लग्जरी वाली धूप। सुधा छत पर आई तो दिन के 12 बज चुके थे। जनवरी माह का पहला सप्ताह। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से सिहर रहा था। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी। सैलानी बर्फबारी देखने पहुंच रहे थे। गिरती बर्फ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीत लहर बनकर कहर ढा रही थी। सूर्य भगवान कभी दिख जाते, किसी दिन बादलों की रजाई ओढ़ चेहरा ढक लेते। सूर्य भगवान दिखते, धूप आती तो लोगों का जीवन खिल उठता। ठंड महसूस होकर भी सुखद एहसास देती। तो आज सुबह से ही धूप निकल आई थी। सुधा प्रसन्न थी। शायद सभी खुश होंगे। सुधा के पति आलोक सुबह की चाय के बाद ही ऊपर धूप में चले गए थे अखबार लेकर। वे बीच बीच में सुधा को आवाज दे रहे थे जल्दी ऊपर धूप में आने को। अब ऊंचे ऊंचे मकानों के चलते घर में नीचे तो धूप मिलने से रही। सो धूप लेने के लिए उन्हें घर की दूसरी मंजिल पर जाना पड़ता था। और अभी तो सीढ़ियां चढ़ना सुधा और आलोक दोनों के लिए ही मुश्किल नहीं था। जब होगा तब देखा जाएगा। 2 साल हुए सुधा की अवकाश प्राप्ति के और आलोक 4 बरस पहले रिटायर हुए थे। तो आज के समय के हिसाब से वे अभी बूढ़ों की श्रेणी में नहीं आए थे। यह बात अलग है कि दोनों ही 60+ वाले थे। अवकाश प्राप्ति के बाद का समय बढ़िया कट रहा था। एक अलग जीवन था। एक्टिव वे आज भी खूब थे, पर घड़ी की सुइयों को पकड़ते हुए अब काम नहीं होते थे। सुधा को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक रहा है। नौकरी के दौरान इतना समय नहीं मिल पाता था। घर था, बच्चे थे, नौकरी थी, घर में बुजुर्ग थे। सो सारी जिम्मेदारियां संभालते कब समय निकल जाता था पता ही न लगता था। इसी सब के चलते शायद वो अपने लिए जीना कर ही नहीं पाई। पर अब खूब समय था। बुजुर्ग अब रहे नहीं। दोनों बेटियों का ब्याह हो गया। दोनों अपने अपने घर परिवार में खुश हैं। नौकरी भी अब पूरी हो गई है। तो अब सुधा ने अपने लिए भी जीना शुरू कर दिया है। दिनचर्या आज भी बड़ी नियमित है, पर समय की पाबंदियां नहीं हैं। मॉर्निंग वॉक, कुछ व्यायाम, पढ़ना और लिखना भी। अक्सर उनकी रचनाएं स्थानीय अखबारों में, छोटी मोटी पत्रिकाओं में छपती रहती। आकाशवाणी से भी प्रसारित होती। कोई बड़ी लेखिका तो नहीं थी वे, पर यह रचनात्मकता मन को आनंदित करती थी। फिर सहेलियां थीं, नाते रिश्तेदार थे, पति आलोक थे, टीवी था, मोबाइल था। जिंदगी बढ़िया कट रही थी।
सुधा जब छत पर आई, धूप पूरी छत पर बिखरी हुई थी। ऊपर आते समय वे एक थैले में बहुत सारा सामान लेकर आती थी। इसमें पढ़ने की कोई किताब होती, मोबाइल होता, फल, चाकू और नमक की डिब्बी होते, प्लेट भी होती, कुछ शाक भाजी काटनी हो, मटर छीलनी हो, यह सब भी होता। एक बोतल में पानी होता, धूप में रखने से उसकी ठंडक मर जाती थी। मालिश के लिए तेल भी होता था। 2 घंटे छत पर रहना होता, इसलिए याद कर करके ये सब सामान थैले में ऊपर ले आती। बार बार ऊपर नीचे करना अब इतना सहज नहीं था उनके लिए। साल में लगभग 1 महीने का होता था यह सिलसिला। छत पर आते ही थैला उन्होंने कुर्सी पर रखा और खुद बैठ गई चारपाई पर, जो पूरे जाड़े भर छत पर धूप की साइड ही रहती थी। अब तो आलोक ने छत के एक हिस्से को वरांडे का रूप दे दिया है, एस्बेस्टस शीट से कवर करवा के। इसका फायदा यह है कि धूप को अपने हिसाब से ले सकते थे। पूरी धूप चाहिए तो चारपाई उसी दिशा में होती, ज्यादा लगने लगती तो आधी चारपाई धूप में, आधी छांव में। बारिश के समय भी यहां बैठकर बारिश का भरपूर आनंद मिलता, बिना भीगे। कुछ कुर्सियां और एक चारपाई हमेशा ही यहां पड़े रहते। चारपाई पर बैठ उन्होंने पैर फैला लिए। पैरों पर पड़ा ऊनी लोअर ऊपर कर लिया, घुटनों के ऊपर तक। बढ़िया सिकाई हो रही थी पैरों की। अब उन्होंने थैले में से प्लेट निकाली, चाकू निकाला, अमरूद निकाले, काट कर उसकी फांकें कर नमक डाला उन पर। एक फांक खाते हुए प्लेट आलोक की तरफ बढ़ा दी। इतने में दोनों नटखट रिंकी पिंकू आ गए। ये दोनों छुटकू सुधा के टेनेंट के बच्चे हैं। आजकल ठंड के चलते छुट्टियां चल रही हैं, तो वे भी आ जाते हैं छत पर। उनके आने से छत चहक उठती है। अब सुधा की बेटियां और उनके बच्चे तो दूर हैं, तो ये बच्चे ही सुधा आलोक का बचपना है। पहले फ्लोर का एक हिस्सा किराए पर दे रखा है, पैसों के लिए नहीं। पैसों की भगवान की दया से कमी नहीं। पति पत्नी दोनों को अच्छी पेंशन मिल रही है, पर किराएदार के रूप में ही सही एक परिवार के रहने से घर में जैसे चहल पहल रहती है, सुरक्षा भी है, सहारा भी। दोनों बच्चों को सुधा ने अमरूद की हाकें दी तो वे झट से बोले, और हमारी चॉकलेट चिप्स? सुधा चुहल सी करती बोली, आज तो नहीं है। नहीं है, कहते दोनों ने मायूसी से आलोक की तरफ देखा। आलोक ने इशारे से कहा, है थैले में। मुस्कान खिल गई उनके चेहरे पर। सुधा से चॉकलेट चिप्स ले वे छत पर दूसरी ओर चले गए खेलने के लिए। एक छोटी सी बगिया बना रखी थी उन्होंने छत पर। इस वक्त तो खूब फूल खिल रहे थे। माली करता था देखभाल, पर उसके साथ सुधा को लगना ही पड़ता था। उन्हें अच्छा भी लगता था बागवानी करना। सुधा अब चारपाई से उठकर एक कुर्सी पर बैठ गई। पैर धूप में चारपाई पर टिके थे। उनका आधा शरीर धूप में था, आधा छांव में। अपने थैले से उन्होंने एक किताब निकाली, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, प्रसिद्ध साहित्यकार की प्रसिद्ध कृति।
दरअसल कल अपनी पुस्तकों के खजाने को उलटते पलटते यह किताब उनके हाथ लगी। उन्होंने ही कभी खरीदी थी, काफी पहले। पुस्तकें खरीदना उनका शौक रहा है। याद नहीं आ रहा था कि पढ़ी है या नहीं। इतना जरूर पता था कि इसके प्रमुख पात्र हैं सुधा और चंदर। सो अब पढ़ना था उन्हें यह उपन्यास। अभी उन्होंने पुस्तक खोली ही थी कि उनका मोबाइल बज उठा। देखा तो दिदिया का फोन था। आलोक समझ गए थे अब घंटा भर तो चलेगा यह बातों का सिलसिला। बातें कुछ खास नहीं, बस यूं ही। दिदिया यानी सुधा के ताऊ जी की बेटी। बचपन साथ गुजरा था, संयुक्त परिवार था। सुधा के बाबा दादी, उनके 2 बेटे यानी सुधा के पिताजी और ताऊ जी और उनके परिवार साथ रहते थे। दिदिया सुधा से 5 साल बड़ी थीं, पर दोनों बहनें कम, सहेलियां ज्यादा थीं। और वह मित्रता आज भी वैसे ही बरकरार है। आज भी वे अपनी बातें एक दूसरे से बेझिझक वैसे ही शेयर करती हैं जैसे बचपन में, युवावस्था में। उन्हें पता है कि उनकी बातें उन तक ही रहेंगी। बाबा दादी ने अपने रहते ही मकान का बंटवारा कर दिया था। दोनों भाइयों के परिवार अलग रहने लगे थे, पर प्रेम बना हुआ था। समय का पहिया घूमता रहा। सभी बच्चों के शादी ब्याह हो गए। शादी के बाद सुधा पहुंच गई लखनऊ। सुधा के पति सरकारी महकमे में अच्छे पद पर थे। सुधा भी एक कॉलेज में शिक्षिका रही। उधर दिदिया ब्याह कर पहुंच गई मध्य प्रदेश। जीजा जी यानी उनके पति वकील थे। अच्छी प्रैक्टिस थी उनकी। दिदिया भी नौकरी करने लगी एक डिग्री कॉलेज में। शादी के बाद भी सुधा और दिदिया का बहनापा और दोस्ती बरकरार रही। कभी कभी 4-5 रोज के लिए अपने अपने पति और बच्चों के साथ एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता था। दिदिया पूछ रही थी, क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले ही छत पर आई हूं, धूप में, सुधा ने बताया। अमरूद खाए जा रहे होंगे, है ना? हंसने लगी दिदिया। छत का जिक्र हुआ तो दिदिया याद करने लगी। याद है तुझे कितने मजे करते थे हम सब बच्चे मिलकर छत पर। गर्मियों की शाम छत पर खूब पानी डाला जाता था ताकि गर्मी निकल जाए। और हां, फिर शाम गहराने के बाद गद्दे चादरें बिछा दी जाती थीं। सुधा भी जैसे उन यादों में खो गई थी। सच, देर रात तक हम छत पर बिछे बिस्तर पर लेटकर बातें करते, जाने कहां कहां की। दिदिया कह रही थी, हां, पर हमारे बच्चे तो यकीन ही नहीं करते कि ऐसा होता था। एक टेबल फैन में पूरे परिवार को हवा मिलती थी। कभी कोई अपनी ओर कर लेता तो कभी कोई अपनी ओर। कितना मजा आता था ना? हाँ दिदिया। और फिर जाड़े में जो छुट्टियां होती उनमें भी हम छत पर पहुंच जाते, उछल कूद धमा चौकड़ी करते। नीचे से बाबा चिल्लाते भी, कितना दौड़ रहे हो सब, आराम से बैठ नहीं सकते? फिर कौन सुनता था? दोनों बहनें हंसने लगी। फिर दिदिया बोली, और उस जमाने में तो छतों के जरिए प्रेम कहानियां भी बनती थीं। सुधा बोल पड़ी, हाँ हाँ, आपको याद है वो सुमन और शरद? शरद की छत ऊंची थी 1 मंजिल। वहीं से देखता रहता था सुमन को। सुमन को भी उसकी नजरों का पैगाम मिल गया था।
फिर छतों पर ही चुपके से फेंक कर प्रेम पत्रों का आदान प्रदान चला। और एक दिन सुमन की शादी हो गई किसी और से, और इस प्रेम कहानी का द एंड हो गया। फिर दोनों हंस पड़ी। दिदिया बोली, याद है तुझे सुधा, कई बार सर्दियों में तुम, आलोक और बच्चे मेरे घर आए हो। क्या ठाठ हुआ करते थे। याद है ना अपना वो रामू जो हमारे घर में रहता था, फुटकर कामों के लिए, घर के सदस्य जैसा हो गया था। हाँ हाँ, याद क्यों नहीं है। हम छत पर बैठे होते, वह मटर की घुघरी बना के लाता, शाम आग जलाता, चाय बनाता, खूब मजा आता। अब वो मुझे कहाँ। दिदिया का स्वर उदास हो आया। 4 साल हो रहे जब एक दिन जीजा जी को हार्ट अटैक पड़ा और वे नहीं रहे। जिंदगी बदल गई दिदिया की। दिदिया का एक ही बेटा है जो नोएडा में सेटल्ड है। अब उसने साफ कह दिया कि वह मां को अकेले नहीं रहने देगा। अंततः दिदिया को मानना पड़ा और वे आ गई अपने बेटे के फ्लैट में। उनका अपना एक कमरा था, हर सुविधा से युक्त। बड़ा ख्याल करते थे बेटा बहू, पर उन्हें अपना सतना वाला घर बहुत बहुत याद आता था। दिदिया हमेशा से बहुत सोशल रही हैं, सो यहां भी उन्होंने अपना एक सर्कल बना लिया है। सोसाइटी का लेडीज क्लब ज्वाइन कर लिया है। खूब एक्टिव रहती हैं वे। और अब तो छुटकी भी आ गई है। छुटकी यानी मायरा, मायरा यानी उनकी पोती। समय बढ़िया कट रहा है, पर जो कुछ पीछे छूट गया है उसकी कसक तो मन में रहती ही है। यहां बहुत सी हम उम्र महिलाएं दोस्त बन गई हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी किसी की बर्थडे है तो कभी कोई त्योहार है, या यूं भी रोज पूरा ग्रुप शाम को मिलता ही मिलता है। अच्छा लगता है दिदिया को, पर वे सतना में बना अपना सहेलियों का ग्रुप बहुत मिस करती हैं। जाने क्यों उन्हें लगता है कि वे रिश्ते मन के थे। यहां सब कुछ सतही सा लगता है। आज भी जब कभी वे अपने घर सतना जाती हैं, उनकी सहेलियों का पूरा ग्रुप एकत्रित हो जाता है। ठीक है दिदिया, जो दिन बीत गए बीत गए। माना कि अब वे मजे नहीं हैं, पर धूप तो मिल ही सकती है ना। सुधा ने दिदिया को सांत्वना देनी चाहिए। हाँ, कहती तो तू ठीक ही है, पर यहां तो बालकनी में धूप नहीं आती है। सिर पर छत है, लेकिन छत तो अपनी नहीं है ना। कितना सही कहा था दिदिया ने। वो कह रही थी, धूप लेनी हो तो नीचे गार्डन में जाओ, खूब धूप बिखरी हुई है, बेंचेस भी बनी हुई हैं, उन पर बैठो, या फिर गार्डन में चादर बिछा के बैठो। तो आप चली जाया करिए ना, सुधा बोली। जाती हूं, पर बड़ी औपचारिकताओं के साथ बैठना पड़ता है वहां। अब तो छत पे जब चाहे बैठे, जब चाहे लेटे, जब चाहे अमरूद खाए, गुड़ के लैया के लड्डू खाए, जब चाहे पैरों में तेल की मालिश करे, जब चाहे सिर में तेल लगाए, मटर छील ले, चाहे शाक भाजी काट ले। काम करने वाले हैं ही तेरे पास, मन करे चाय बनवा कर मंगा ले ऊपर और पी ले, मूंगफलियां छील के खा ले, सिर धोया है तो धूप में बाल सुखा ले। यह सब तो यहां नहीं कर सकते ना।
सच सुधा, अपनी छत की धूप भी ना एक लग्जरी ही है। और दिदिया हंसती, एक फीकी हंसी। दिदिया की बातों के सच को सुधा महसूस कर पा रही थी। देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी, धूप की ही तो बात थी, पर धूप भी कैसी कैसी। सर्दियों में कुछ ही दिनों के लिए सही, पर चाहिए तो होती ही है धूप। कोई सड़क पर कुर्सी डाल बैठ कर लेता है धूप, कोई यूं ही सड़क किनारे जमीन पर बैठकर, कोई अपनी बालकनी में तो कोई किसी मैदान में, या फिर अपनी छत पर, और नहीं तो सोसाइटी के वेल मेंटेन्ड लॉन की बेंचेस पर या घास पर चादर डालकर। आंगन की धूप की बात तो अब करना नहीं बनता है, क्योंकि घरों से आंगन खत्म ही हो गए हैं। और इन सब में सबसे मजेदार अंदाज है छत पर ली जाने वाली धूप का। सच्ची तो कह रही थी दीदिया कि अपने छत की धूप भी एक लग्जरी ही है। अच्छा तो तू ले अपनी लग्जरी वाली धूप का आनंद, मैं रखती हूं फोन। मायरा उठ गई है, देखती हूं उसे, फिर बात होगी। बाय। सुधा ने भी बाय की और सोचने लगी कि कितनी खुशनसीब है वो कि उसके हिस्से में आई है लग्जरी वाली धूप। दिदिया का यह नामकरण सुधा को बड़ा दिलचस्प लगा, उसे हंसी आ गई। सुधा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी, एकदम उनकी छत पर बिखरी हुई धूप की तरह। तो यह थी मेरी कहानी लग्जरी वाली धूप। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।